हेलो दोस्तों, YouTube के इस चैनल में मैं अक्षय आप लोग का स्वागत करता हूं। चलिए, आज समान अध्ययन से संबंधित एक वीडियो लाया हूं और इसमें कुल मिला के हम लोग जो है 50 क्वेश्चंस देखेंगे। और ये क्वेश्चंस जो है कंपटीशन में पूछा गया है। आइए वन बाय वन करके हम लोग सभी क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है आप बता सकते हैं। कमल है। उसका दूसरा नंबर है कथकली। जिस प्रदेश की नृत्य नाटिका है वह है। तो कथकली जो है मूल रूप से केरल का है। आप इसके अलावा नोट कर सकते हैं आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है वह कुचिपुड़ी है। कर्नाटक का जो है यक्षगान है। और तमिलनाडु का भारतनाट्यम है। आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है। तो ये बम्बई में है। कांडला बंदरगाह जो है यह गुजरात में है। विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में है। मद्रास आपका चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। कावेरी जल विवाद जिन दो राज्यों के बीच है वो है। तो देखिए दोस्तों, कावेरी जल विवाद जो मुख्य रूप से है वह तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। ठीक ना। इसको आप ट्रिक पे भी याद रख सकते हैं। ट्रिक इसका है कि TKP। इसका मतलब हुआ कि मुख्य रूप से दो स्टेट के बीच झगड़ा है, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। इसके अलावा भी दो और एक स्टेट और एक आपका जो है केंद्र शासित प्रदेश है जिसके साथ इसका विवाद चल रहा है। तो TKKP करने का मतलब तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। मुख्य रूप से 4 जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बीच जो है विवाद चल रही है। तो जब मुख्य रूप से पूछे तो आपको तमिलनाडु और कर्नाटक लेना है। इसका मतलब आंसर जो होगा इसका डी होगा दोस्तों। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 5 नंबर है। 5 नंबर में कह रहा है क्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रधान अध्यक्ष कौन थे। तो इसका कहने का सेंस ये है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम अध्यक्ष के बारे में आप लोग बहुत बेहतर ढंग से जानते होंगे। WC बनर्जी थे। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, आप इसे नोट कर सकते हैं, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी तो उस समय सबसे पहला अध्यक्ष जो है WC बनर्जी को ही बनाया गया था। और जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय जो है एओ ह्यूम को जाता है। वह जो है अंग्रेज सिविलियन थे। आप इसमें और नोट कर सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम जब अध्यक्ष हुई थी तो उसमें कुल मिला के 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। और इसकी प्रथम बैठक जो हुई थी वह मुंबई में हुई थी। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 6। वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को कहाँ निर्वासन में भेजा गया था। तो वाटरलू के युद्ध में निर्वासन के पश्चात जो है इसे सेंट हेलेना के द्वीप पर भेजा गया है। तो चलिए सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लें हम लोग वाटरलू युद्ध के बारे में। वाटरलू युद्ध के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि वाटरलू युद्ध हुआ था कब। तो वाटरलू का युद्ध जो हुआ था 18 जून 1815 को हुआ था दोस्तों। ये किसके किसके बीच मुख्य रूप से हुआ था। तो वाटरलू का युद्ध जो है मुख्य रूप से फ्रांस और रूस के बीच हुआ था। हालांकि रूस को साथ देने के लिए और बहुत सारे मित्र राष्ट्र थे, मगर मेनली जो हुआ था फ्रांस और रूस के बीच हुआ था। फ्रांस का नेतृत्व जो है नेपोलियन कर रहा था और बाकी जो है रूस के तरफ से मित्र राष्ट्र भी सहयोग कर रहा था। दोनों के बीच जो है बहुत भयानक युद्ध हुई थी जिसमें जो है फ्रांस की बुरी तरह से हार हुई थी। और हारने के बाद जो है नेपोलियन को बंदी बनाया गया था और बंदी बनाने के बाद उसे जो है सेंट हेलेना के द्वीप पर भेज दिया गया था दोस्तों। इसमें कोर्सिका आप देख रहे हैं, कोर्सिका में नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। ठीक, आप इसे याद कर सकते हैं। और नेपोलियन की सबसे प्रसिद्ध यात्रा जो थी वह पेरिस से एल्वा के बीच थी। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं कि नेपोलियन मतलब पेरिस से एल्वा के बीच जो है आंदोलन की यात्रा किसने किया था। तो नेपोलियन किया था। और नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था, कोर्सिका में हुआ था। और जब ये वाटरलू की युद्ध जो कि 1815 ईस्वी में हुआ था उसमें हार गया था तो इसे मित्र राष्ट्रों के द्वारा बंदी बनाकर सेंट हेलेना के द्वीप पर भेज दिया गया था दोस्तों। इसमें सबसे रिमार्केबल जो बात है दोस्तों वो हम लोग देखते हैं कि वाटरलू अभी वर्तमान में किस देश में। तो वाटरलू अभी वर्तमान में जो है बेल्जियम में है दोस्तों। इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 7 नंबर देख रहे हैं। 7 नंबर में कह रहा है क्या कि कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष पूछ रहा है। तो सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष जो है अकबर था, क्योंकि इन्होंने 1582 ईस्वी में जो है 1582 ईस्वी में
दीन इलाही धर्म को चलाया था, जिसमें सभी धर्मों का क्या था, मिश्रण था, सभी धर्मों को एक समान दृष्टिकोण दिया गया था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। कह रहा है कि दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने करवाया था। तो दिल्ली में लाल किला का निर्माण जो है मुख्य रूप से शाहजहां ने करवाया था, और ये लाल किला के निर्माण में कुल मिला के 10 वर्ष लग गए थे। कहने का मतलब ये है कि 10 वर्ष लगा था, क्योंकि इसका निर्माण कार्य जो है 1638 से स्टार्ट हुआ था और 1648 तक चला था, तो कुल मिला के 10 साल लगा था दोस्तों। ठीक, लाल किला अभी वर्तमान में कहाँ है, तो दिल्ली में है, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं। और इसमें एक जो मेन जो आपको क्वेश्चन याद रखना है, आप इसे याद रख सकते हैं, लाल किला का मुख्य प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता है, तो लाहौर गेट के नाम से जाना जाता है, आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, महारानी विक्टोरिया उस समय ब्रिटेन की शासक थी जब। तो देखिए महारानी विक्टोरिया जो उस समय ब्रिटेन की शासक थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की शासन व्यवस्था महारानी ले ली थी। तो अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, आप इसे देख सकते हैं। इसका आंसर जो होगा आपका बी नंबर होगा कि भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन अर्थात राजा के शासन के अधीन लाया गया था। तो उस समय जो महारानी विक्टोरिया जो है शासिका थी। चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों सी होगा, 1940 होगा, क्योंकि 1940 में जो है मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में जो है भारत एक नहीं वरन 2 राष्ट्र है का नारा दिया था, और उसी समय जो है स्पष्ट रूप से भारत की विभाजन की मांग की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा दोस्तों। इसमें जो जितने भी ईयर दिया गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसमें याद कर सकते हैं। जैसे 1916 के बारे में याद कर सकते हैं कि 1916 में क्या हुआ था। तो 1916 में जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है समझौता हुआ था। साथ में 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल के बीच मिलन हुआ था। तो इस ऐतिहासिक पहल के लेकर जो 1916 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उसे भी नोट कर सकते हैं। ठीक, और 1946 तो काफ़ी फेमस रही थी, क्योंकि 1946 में ही जो है आपका कैबिनेट मिशन का जो है गठन हुआ था, जो भारत के लिए एक संविधान निर्माण करने की घोषणा की थी। ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि सन 1911 ईस्वी में क्या हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 करके इसको डिस्कस करके देख लेते हैं कि सन 1911 में क्या हुआ था, तो खुद पता चल जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया था। तो महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन जो है 1920 में स्टार्ट किया था, इसे आप नोट कर लें, तो ये नहीं होगा। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। तो दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था दोस्तों 1911 में ही बनाया गया था, क्योंकि 1911 में जो है भारत का गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, और उसी के शासनकाल में जो है दिल्ली को भारत की राजधानी के रूप में घोषणा की गई थी। मेरठ विद्रोह आप जान रहे हैं कि 1857 का ही है ये। उसके बाद कांग्रेस लीग समझौता पे हस्ताक्षर जो है, तो कांग्रेस लीग समझौता पे हस्ताक्षर करने का मतलब वही 1916 हो गया। तो आप इसमें जब देखेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली बी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पानीपत का 3 युद्ध हुआ था, तो वो कब हुआ था उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। चलिए आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहला युद्ध जो है दोस्तों 1526 में हुआ था। 1526 में हुआ था। 1526 में जो युद्ध हुआ था ये हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, और इसमें जो इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर विजयी हुआ था। और ये जो प्रथम युद्ध था काफ़ी ऐतिहासिक युद्ध था, क्योंकि इब्राहिम लोदी के हारने के बाद जो है दिल्ली सल्तनत का क्या हुआ था, अंत हो गया था, और उसके बाद जो है एक नए राजवंश का उदय हुआ था, जिसका नाम रखा गया था मुगल राजवंश, जिसके संस्थापक बाबर थे। दूसरा युद्ध जो हुआ था 1556 में हुआ था दोस्तों, ये भी काफ़ी निर्णायक था। 1556 में हुआ था, और इस युद्ध में जो लड़े थे वह अकबर और हेमू के द्वारा लड़ा गया था।
और अकबर और हेमू के बीच जो युद्ध हुई थी वह पानीपत का दूसरा युद्ध कहलाया था, और इसमें अकबर विजयी हुआ था और हुमायूं हारा था। आप इसमें और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को याद कर सकते हैं कि हेमू दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था जो मुगल के द्वारा पराजित हुआ था दोस्तों। आगे हम लोग चलते हैं अब पानीपत की तीसरा युद्ध के बारे में। पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था दोस्तों वो 1761 में हुआ था। इसका मतलब आंसर जो होगा क्या होगा, डी होगा। और ये युद्ध जो हुआ था दोस्तों मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें कि अहमद शाह अब्दाली का जीत हुआ था दोस्तों। तो चलिए इसे भी आप याद रखें। चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। कह रहा कि भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया था। तो गणराज्य कहने का मतलब हो गया कि भारत जो है गणराज्य जो है 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया था दोस्तों। हालांकि सभी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट दिया गया है, जैसे कि आप इसका आंसर नोट करते हुए 3 के बारे में और जानकारी रख सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट डेट दिया गया है ऑप्शन में। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे 26 जनवरी 1930। तो जब जवाहरलाल नेहरू 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, तो उसके उपरांत जो है भारतीयों के द्वारा पहला स्वराज दिवस मनाया गया था। तो वो जो है आपका 26 जनवरी 1930 को ही मनाया गया था। दूसरा ऑप्शन को अगर आप नोट करना चाहें तो इसे भी नोट कर सकते हैं। 9 अगस्त 1942 का क्यों इम्पोर्टेंट था, तो इसी दिन जो है भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ किया गया था, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। और सी नंबर के बारे में आप लोग ऑलरेडी जान रहे होंगे, 15 अगस्त 1947 भारत का जो है स्वतंत्रता दिवस है। तो कहने का मतलब इसमें चारों ऑप्शन जो था काफ़ी इंपॉर्टेंट दिया गया था। तो आप सभी ऑप्शन को डिस्कशन करते हुए सबका नोट्स आप लिख सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 14 नंबर का। कि संविधान के मौलिक अधिकार में कौन से अधिकार को शामिल नहीं किया गया है दोस्तों। तो मौलिक अधिकार एक ऐसा पॉलिटी का चैप्टर है कि जिसकी जानकारी लगभग सभी स्टूडेंटों के पास होती है और काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्शन भी है, इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें आपको अच्छी खासी नॉलेज होगी, जिसके आधार पर आप इसे छांट सकते हैं दोस्तों। चलिए फिर भी हम आपको मदद करते हैं कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो है कुल मिला के अभी वर्तमान में जो है 6 है दोस्तों, ठीक। और पहले कितने थे, 7 थे। उसमें से एक संपत्ति का अधिकार को जो है हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। अब मात्र बच गया है कितना, 6। अब 6 में हम देखते हैं समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार जब आप पढ़िएगा मौलिक अधिकार का चैप्टर, तो 14 से 18 के बीच जो है समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे तो ये जो है 19 से 22 के बीच जो है इसकी भी चर्चा की गई है। डी नंबर के बारे में आप पढ़ेंगे जब शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये भी आर्टिकल 23 से 24 के बीच इसकी भी व्याख्या की गई है। तो कहने का मतलब ए बी डी जो है आपका मौलिक अधिकार में शामिल है, काम पाने का अधिकार आपका शामिल नहीं है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, काम पाने का अधिकार हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो दोस्तों होता है वो 6 वर्ष होता है, ठीक ना। मगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है, तो यह एक अस्थायी सदन होता है, ये कभी भंग नहीं होता है दोस्तों। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में हम लोग देखते हैं। कह रहा है 16 नंबर में क्या कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को तब पद से हटा सकते हैं जब उन्हें राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को तब पद से हटा सकते हैं जब उन्हें प्राप्त हो। तो देखिए इसका अगर सिंपल आंसर दिया जाए तो मुख्य न्यायाधीश के अनुशंसा के आधार पर हटाया जाता है, मगर यहाँ पे वैसा ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो जब मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सर्वोच्च जो होता है मेरा सांसद होता है, तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा स्वीकृत एक प्रस्ताव के आधार पर हम इसे हटा सकते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। करा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की समान आयु क्या है। तो अब जो आप लेटेस्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, किसी भी न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश के लिए फिक्स कर दिया गया 65 वर्ष, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है क्या कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। तो दोस्तों मैक्सिमम जो आपका होता है
मैक्सिमम जो होता है वह 500 होता है और कम से कम जो होता है वह 60 होता है, ठीक ना। तो इसमें आंसर हो जाएगा कितना, 500। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में नागरिकता निर्धारित होती है किस आधार पे। तो भारत की नागरिकता के बारे में आप देखेंगे तो जिसका माता पिता भारत का नागरिक है तो उससे जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे भी भारत के नागरिक होते हैं। तो कहने मतलब जन्म के सिद्धांत पे हो ही गया, साथ में रक्त का भी सिद्धांत, दोनों लागू होगा। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, सी होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या, केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो मंत्रीगण का मतलब हो गया सामूहिक रूप से, क्या हो गया, सामूहिक रूप से हो गया। तो सामूहिक रूप से जो होता है हमेशा मंत्रीगण जो होते हैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई एक मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होगा, तब उस कंडीशन में आपका आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय कौन राज्यसभा का सदस्य था। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए इस पर हम 1 मिनट डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने का मतलब ये है कि काफ़ी आप जब भारत की संसदीय व्यवस्था जब देखिएगा, जब संसदीय सरकार को देखिएगा, तो प्रायः प्रधानमंत्री वही व्यक्ति बनता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। मगर इतिहास में कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता नहीं होने के बावजूद भी भारत का प्रधानमंत्री जो है बने हैं। तो इस इतिहास को हम लोग देख लेते हैं। तो इस इतिहास में सबसे पहले जो हुआ था घटना कि राज्यसभा के सदस्य होते हुए भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनने का श्रेय जो है एसएमटी मतलब इंदिरा गांधी को दिया गया था। सबसे पहली बार जो है इंदिरा गांधी बनी थी। तो इसका तो आंसर क्लियर हो गया कि आपका बी होगा, ठीक। अगर इसके अलावा और कितने व्यक्ति हैं जो राज्यसभा का सदस्य रहते हुए भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तो दूसरा नंबर पर एच डी देवगौड़ा थे, तीसरा नंबर पर जो है इंद्र कुमार गुजराल थे और चौथा नंबर पे मनमोहन सिंह थे। तो कहने का मतलब राज्यसभा का सदस्य होते हुए भारत का प्रधानमंत्री बनने का गौरव जो है 4 व्यक्ति को प्राप्त हुआ है। नंबर 1 श्रीमती इंदिरा गांधी, नंबर 2 एच डी देवगौड़ा, नंबर 3 इंद्र कुमार गुजराल, नंबर 4 मनमोहन सिंह। और ये सभी हम क्रम में बोले हैं जो जैसे बना उसी क्रम में अरेंज करके आपको बताएं ताकि आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय, ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये हम बता दिए हैं, फिर से आ गया है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर, प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है। तो ये जो है दोस्तों इंडोनेशिया में है और इंडोनेशिया के कहाँ है, जावा में अवस्थित है, ठीक। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन देखिए 2 तरह से पूछा जाता है। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन को ले लिया गया है। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर किस धर्म से संबंधित है, तो यहाँ क्लियर हो गया कि यहाँ पर किससे है, बौद्ध धर्म मंदिर है, ठीक ना, बौद्ध से क्लियर है। बोरोबुदुर का मंदिर जो है किस देश में है, तो इंडोनेशिया में है, क्योंकि जावा द्वीप जो है आपका इंडोनेशिया में ही है, ठीक। तो आप इसे इस तरह से याद रख सकते। इसके अलावा हम इस क्वेश्चन में आपको और नोट करने के लिए कहेंगे, देखिए बोर्नियो दिया गया है। ये बोर्नियो शब्द जो है काफ़ी फेमस है, क्या कि ये भी एक द्वीप है। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है प्रायः वो हम आपको बता रहे हैं कि देखिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछेगा तो वो ग्रीनलैंड है, मगर एशिया का सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा तो बोर्नियो द्वीप है, ठीक ना। आप इसे इस तरह से नोट करके याद रख सकते हैं। और ये चारों का चारों ऑप्शन जो पूछा जाएगा, सुमात्रा भी द्वीप है, जावा भी द्वीप है, बोर्नियो भी द्वीप है, फिलीपींस भी द्वीप है, ये सभी का सभी जो है प्रशांत महासागर में अवस्थित है। आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मराठा प्रशासन के में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था। तो मराठा प्रशासन में जो है प्रधानमंत्री को जो है पेशवा कहा जाता था। और मराठा प्रशासन में जो है अष्टप्रधान काफ़ी फेमस था। अष्टप्रधान के अंतर्गत ही पेशवा आता था, अमत आता था, महामंत्री ये सब आते थे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन किया गया प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था, तो इसको जो है पेशवा कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था, पेशवा कहा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। और आमत जो था वो रोकरपाल था, उसको भी आप नोट कर सकते हैं। पंडित राव जो होते थे वो जो है आपका
क्या कहते हैं, यज्ञ अनुष्ठान मतलब धार्मिक कर्मकांड से संबंधित व्यक्ति हुआ करता था। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 में चलने करा कि द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने किया था, तो एडम स्मिथ किया था वेल्थ ऑफ नेशन का रचना, ठीक ना। इसे अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 25 में चलते हैं, भारत भारती का लेखक कौन थे, मैथिली शरण गुप्त थे। आगे हम लोग चलते हैं 26 नंबर, गिम्प्लिसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखी है, तो गिम्प्लिसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो है जवाहरलाल नेहरू का है। इसके अलावा इसका एक दौर कीर्ति आप याद रख सकते हैं, 1 नंबर में माई स्टोरी आप याद रख सकते हैं, ये भी जवाहरलाल नेहरू का ही है। और गिम्प्लिसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री तो आपको बता ही दिए, माई स्टोरी हो गया, ठीक, इसे आप नोट करके इसे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 27 नंबर का, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन थे, तो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक जो थे एस राधाकृष्णन थे, और ये ऐसे व्यक्ति है जिसे 1954 ईस्वी में पहली बार जो है भारत रत्न दिया गया था दोस्तों, तो इसे भी याद रख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, करा कि अफ्रीका का कौन सा देश सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की थी, तो घाना, जिसका पुराना नाम जो है गोल्ड कोस्ट था, तो सबसे पहले जो स्वतंत्र हुआ था घाना ही हुआ था, घाना को आप याद रखें। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं सर्वेंट, क्वेश्चन नंबर 29 पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा क्या है, सर्वेंट ऑफ द पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो आप इसे याद कर ले दोस्तों कि 1905 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना जो हुई थी 1905 में हुई थी, और कहाँ हुआ था, तो काशी हुआ था, जो वर्तमान में अभी जो है बनारस के नाम से जाना जा रहा है, और इसके संस्थापक जो थे वह गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, अलीगढ़ आंदोलन को आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो सर सैयद अहमद खां को दिया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है, तो अजमेर में जो है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, आप इसे याद रखें। और हज़रत निज़ामुद्दीन की बात कहा जाए तो ये जो है आपका दिल्ली में है, कहाँ है दोस्तों, दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, कुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है, कहाँ नहीं लगता है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन, कुंभ मेला का आयोजन कहाँ नहीं किया जाता है, तो आप इसमें जो है एक हम ट्रिक दे रहे हैं, उसके आधार पर आप इसे याद कर सकते हैं। कुंभ मेला जहाँ जहाँ लगता है उसको आप इस तरह याद रख सकते हैं, प हु ना, आप इस वर्ड को याद रखेंगे, इससे आपको आसानी से जीके बन जाएगा। प से हो गया प्रयागराज, ह से हो गया हरिद्वार, उ से हो गया उज्जैन, न से हो गया नासिक, मतलब ये 4 जगह है जहाँ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, तो आप इसे नोट कर लें। तो आप इसके आधार पर छांटिएगा तो देखिए नासिक में तो लगता ही है, इलाहाबाद जिसे प्रयाग कहते हैं यहाँ भी लगता है, हरिद्वार में भी लगता है, कहाँ नहीं लगेगा, मथुरा में नहीं लगेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देख रहे हैं, करा क्या, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के एक प्रमुख प्रतिपादक कौन थे, तो इसके प्रमुख प्रतिपादक जो थे खासकर राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो है तो सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत जो है लॉक का आया था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, लॉक होगा, सी नंबर होगा। म्यांमार में भी किस प्रकार का शासन है, दोस्तों जिस समय बीपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय जो म्यांमार में जो है सैनिक शासन थी, और आपको पता होगा कि म्यांमार में जो है लगभग 25 वर्ष जो है सैनिक शासन रही थी, मगर वहाँ की राजनेता आंग सान सू की के द्वारा जो है लगातार अनवरत आंदोलन करने के कारण जो सैनिक शासन व्यवस्था समाप्त हो गई और वहाँ लोकतंत्र बहाल हो चुकी है दोस्तों, तभी इसके मतलब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका आंसर जो होगा लोकतंत्र होगा। पटना नगर निगम की आय का स्रोत क्या है, तो देखिए निगम जहाँ होता है तो सरकार उसे जो है ग्रांट करती है अनुदान, तो ए नंबर होगा। भवन कर भी आता है, ये भी सही है। नाली कर भी आता है, नाला रोड साफ़ सफाई वगैरह सबसे जो है निगम को टैक्स आती है, तो ए बी सी तो इनकम का सोर्स है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, जो कि बिक्री कर जो है स्टेट का है बट निगम का नहीं है। 36 में हम लोग चलते हैं, फिर देखिए फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आ गया है, करा भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में कौन शामिल नहीं है, तो स्वतंत्रता का उल्लेख जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में किया गया, जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। इसमें 6 तरह का स्वतंत्रता दिया गया है दोस्तों, बोलने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, आप जीविका चलाने के लिए कोई भी आप व्यापार कर सकते हैं इसकी स्वतंत्रता है, भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है। तो आप इस आधार पर इसको देखिए क्या आपको सही लग रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसको हम बोलने की स्वतंत्रता कहते हैं, तो सही है ये।
संपत्ति रखने की स्वतंत्रता। तो चलिए बी नंबर ही इसका आंसर नहीं होगा, काहे कि बी नंबर के बारे में हम बोल दिए थे कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है संपत्ति रखने की स्वतंत्रता को समाप्त कर दी गई थी, और इसे जो है आर्टिकल 301 के तहत कानूनी रूप से रखा गया, कानूनी अधिकार में दे दिया गया है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग 37 देख रहे हैं। 37 में कह रहा है क्या कि विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप जो है आपका एशिया है। इसका आंसर हो जाएगा क्या? एशिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी का एकमात्र स्वाभाविक उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी को मात्र तो एक ही उपग्रह है ही, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चंद्रमा हो जाएगा। दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो आप लोग जान ही रहे होंगे, ब्राज़ील है दोस्तों। आगे हम लोग चलते हैं 40 नंबर। सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक स्थल कौन सा है? तो आप डेट्राइट का नाम सुने होंगे, जो कि यूएसए में है। इसका आंसर हो जाएगा आपका यूएसए हो जाएगा। 40 का आंसर क्या होगा? सी, यूएसए। 41 नंबर। महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो पल्लवों के द्वारा ये कराया गया था दोस्तों, तो ये भी याद रखें। गुप्त के द्वारा अगर आपसे पूछा जाए तो अजंता की गुफा गुप्त के शासनकाल में ही बना था, ठीक ना? तो आप, और चंदेल के बारे में पूछा जाएगा तो चंदेल के द्वारा जो है बनाया गया था। माउंट आबू जो है वो चंदेल शासक के द्वारा बनाया गया था। और तो इसमें इतना ही याद रखें। चलिए 42 नंबर में हम लोग चलते हैं। 42 नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीदरलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, यूरो संघ की स्थापना होने से पहले जो है नीदरलैंड की मुद्रा जो थी गिल्डर थी, मगर अभी वर्तमान में जो है नीदरलैंड की मुद्रा जो है वह आपका यूरो चल रहा है। इसलिए अब आप जो याद रखेंगे यूरो याद रखें, ठीक ना। अगला क्वेश्चन 43 हम लोग चल रहे हैं। कह रहा है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है, इसे आप याद रखें। और 10 दिसंबर को जो है विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 31 मई को नोटवेको डे है, ये आप याद रख सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। 44 नंबर कह रहा है कि खगोल पिंड संबंधित ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो खगोल भौतिकी कहा जाता है, आप इसे याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? तो ये बिलियर्ड्स खेलती है, और इसका उपनाम जो है गुगा है, ठीक। आगे हम लोग चलते 46 करा, किस खेल का आरंभ जो है इंग्लैंड में हुआ है? दोस्तों तो आप जान रहे हैं कि इंग्लैंड में जो है क्रिकेट का जन्म हुआ है। आगे हम लोग चलते हैं। कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान सूर्य को समर्पित है। और कहाँ है ये? उड़ीसा में है। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। आगे हम लोग चलते हैं 48 नंबर। 48 नंबर देखिए, क्वेश्चन जिस समय पूछा गया था उसके बिहाफ में ऑप्शन दिया गया है। अभी वर्तमान में अगर देखा जाए संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है? तो पुर्तगाल का जो है एंटोनियो गुतरस है, तो आप उसे नोट करके याद रख सकते हैं, पुर्तगाल का एंटोनियो गुतरस। 49 नंबर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ये भी जो है उस समय जिसमें क्वेश्चन बनाया गया था उसके बिहाफ में ये ऑप्शन दिया गया है। अभी वर्तमान में जो है कंजर्वेटिव पार्टी के जो है नेता कंजर्वेटिव पार्टी का नेता जो है बोरिस जॉनसन, और वो अभी वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है। दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया गया था? तो हरगोविंद खुराना को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो जीव रसायन के क्षेत्र में दिया गया था। तो ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों। आई होप कि आपको जीएस जो है काफ़ी अच्छा लगा होगा दोस्तों। आप इसे जो है रिवीजन करके सुन सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन का कलेक्शन लिया गया था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रायः ये सब क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है, तो दोस्तों इसका रिवीजन करते रहें। लास्ट में आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे कि नहीं, इसे दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो ज़रूर इसको जो है शेयर करें, लाइक्स करें, एंड अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।